हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि होगा पार्ट नंबर 2। बच्चों, पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था कल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूला, और उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक इक्वेशंस किए थे। अलग अलग टाइप के हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। टाइप नंबर 1 हमने लिया था बेसिक इक्वेशंस। टाइप नंबर 2 में हमने लिया था उन दो पॉइंट्स को जिनका पोटेंशियल सेम होता है। टाइप नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था एक इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं हम लोग अब टाइप नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले जो स्टूडेंट्स मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो पहले आपको उसके बेसिक्स को क्लियर करना होगा बच्चों, उसके बाद में आप इस लेक्चर में आइएगा। तो प्लीज़ पहले आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक टाइप नंबर 4 WSB टाइप क्वेश्चंस। बच्चों टाइप नंबर 4 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चंस। व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, आइए बच्चों पहले समझते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। बच्चों हमारे पास में एक स्टैंडर्ड शेप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे होती है देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में बच्चों हम लोग हमेशा बात करते हैं 5 कैपेसिटर्स की। जो WSB होता है बच्चों वो हमेशा अप्लाई करते हैं हम लोग 5 कैपेसिटर्स के लिए। ओके, तो सपोज करो बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया A और इस पॉइंट को मैंने एज्यूम किया B। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं C और इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया D। गॉट इट। नाउ इस कैपेसिटेंस का मैंने मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस मैंने एज्यूम कर लिया C2, इसका कैपेसिटेंस मैंने एज्यूम कर लिया C3 और इसका कैपेसिटेंस मैंने एज्यूम कर लिया C4। और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस आपने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों? C5। ठीक है, तो बच्चों कहीं भी अगर मुझे इस टाइप से 5 कैपेसिटर्स दिखे तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए WSB। और WSB का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? WSB ये कहता है कि हमें यहाँ पे कंडीशन को चेक करना होता है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि इफ़ हम लोग ये चेक करते हैं इफ़ C1/C2 इक्वल टू C3/C4। हम लोग एक कंडीशन को चेक करते हैं बच्चों, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस केस में C5 को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों? रिमूव कर सकते हैं। C5 को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और C5 को रिमूव करने के बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से पूरे सर्किट का हम लोग नेट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कहीं भी अगर आपको 5 कैपेसिटर्स दिखे सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए WSB। और सेकंड थिंग, अगर आपका डायग्राम WSB की फॉर्मेट में नहीं है तो आप किसी भी तरीके से आपको जो डायग्राम गिवन है, आपको जो सर्किट गिवन है, उसको WSB के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की आप कोशिश कीजिए। ओके, आइए इसको हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं कि अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C5 हो गया तो C5 को हम लोग रिमूव क्यों करते हैं? बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कैपेसिटर है C5, अगर इस कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। अगर इस कैपेसिटर में कोई चार्ज ही नहीं जा रहा, इसके अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो इसको लगाने सर्किट में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो C5 है बच्चों, यहाँ पे Q की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 0। इसमें कोई चार्ज ही फ्लो नहीं होता है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, आपको पता है बच्चों चार्ज कब फ्लो करता है, करंट कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब अगर दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे है, उस केस में उस ब्रांच में सर्किट में करंट की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। या फिर आप कह सकते हो चार्ज की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे C5 को रिमूव करना है, मतलब इस C5 में Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल ऑफ C इक्वल टू कितना होना चाहिए? पोटेंशियल ऑफ D होना चाहिए। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस केस में VC इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों? VD होना चाहिए। ओके, तो इससे हम लोग पहले प्रूव करते हैं कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 कैसे आया। देखिए बच्चों यहाँ पे VC इक्वल टू कितना है मेरे पास में? VD है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैटरी मैंने यहाँ पे एज्यूम की और इसका जो पोटेंशियल है वो आपने कितना एज्यूम कर लिया? V। यहाँ से मान लेते हैं कितना चार्ज बच्चों बाहर निकला? Q। और ये जो Q चार्ज है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया बच्चों। यहाँ कितना गया? Q1 और यहाँ कितना गया? Q2।
अच्छा, जब ये Q1 आगे फ्लो करेगा बच्चों, यहाँ इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली हमने, 0। इसमें हमने चार्ज कितना एज्यूम कर लिया, 0। तो ये Q1 चार्ज एज इट इज़ यहाँ फ्लो होगा, ये Q1 चार्ज एज इट इज़ फ्लो हो गया। सिमिलरली ये जो Q2 चार्ज है, इसमें Q की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो Q2 चार्ज एज इट इज़ फ्लो करेगा यहाँ पे। यानी कि इस ब्रांच में चार्ज कितना है, Q1, Q2 एंड इसको आपने कितना लेना है बच्चों, Q2। ओके, चलिए आपने लिखा यहाँ पे VC इक्वल टू VD। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VC इक्वल टू VA माइनस VD? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे VA से माइनस कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे एक फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो बच्चों यहाँ से हम लोग V इक्वल टू कितना कह सकते हैं, V इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बच्चों, हमेशा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो VA माइनस VC, बच्चों देखिए VA माइनस VC यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा बच्चों, Q1 अपॉन C1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि VA माइनस VC इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Q1 अपॉन कितना हो जाएगा, C1। ओके, इक्वल टू VA माइनस VD। बच्चों यहाँ देखिए VA माइनस VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन C3 इक्वल टू ये हो गया मेरा Q2 अपॉन कितना हो गया बच्चों, C3। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे ये जो VC माइनस VC इक्वल टू VD है बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VC माइनस VB इक्वल टू VD माइनस VB। देखिए बच्चों यहाँ पे VC इक्वल टू कितना है, VD है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन में से VB को माइनस कर दिया, तो इससे ऐसा करने से इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए VC माइनस VB, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 अपॉन C2 के इक्वल। यानी ये वैल्यू आपको मिल गई बच्चों Q1 अपॉन C2। सिमिलरली VD माइनस VB कितना मिलेगा बच्चों, Q2 अपॉन C4। तो आप इसको कह सकते हो Q2 अपॉन C4, इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करें तो यहाँ देखिए बच्चों Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल जाएगा C1 अपॉन C2। यहाँ मुझे कितना मिलने वाला है, C1 अपॉन C2 विल बी इक्वल टू Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ मुझे मिल गया C3 अपॉन C4। तो ये हमने प्रूव किया WSB कि अगर मेरे सर्किट में C5 जो कैपेसिटर है, अगर इसमें चार्ज की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में C1 अपॉन C2 हमेशा कितना होगा, C3 अपॉन C4 होगा। और C5 में चार्ज की वैल्यू 0 है तो यहाँ से C5 को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा WSB का बेसिक कंसेप्ट। आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो आइए बच्चों WSB टाइप में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट A एंड B, ओके। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप से आपको कैपेसिटर्स गिवन है बच्चों, 5 कैपेसिटर्स। इस पॉइंट को आपने अज्यूम किया A और इस पॉइंट को आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, B, ओके। ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने कितनी अज्यूम कर ली, C। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ओके बच्चों। देखिए बच्चों इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर मेरे दो नोड्स या 2 पॉइंट्स जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेज मीट करती हैं उन्हें हम लोग नोड्स बोलते हैं। तो अगर मेरी 2 नोड या 2 पॉइंट एक सीधे वायर से कनेक्ट है तो उसे हम लोग एक सिंगल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वायर में कहीं भी कैपेसिटेंस बीच में आ गया तो उसे हम लोग कभी भी सिंगल पॉइंट अज्यूम नहीं करते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर ये वाला पॉइंट मैंने A अज्यूम किया तो क्या ये वाला पॉइंट मेरा A हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये बीच में कैपेसिटर आ गया। अच्छा बच्चों ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट भी B हो गया। क्या ये वाला जो पॉइंट है ये B हो सकता है, ये भी B नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया। तो ना तो ये पॉइंट A हो सकते हैं ना ये पॉइंट B हो सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट, जिसे हम लोग कितना अज्यूम कर ले बच्चों, थर्ड पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे X।
तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों इसको मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे x, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों इसको मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे y। एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया x और दूसरा पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया y। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग रखते हैं हमेशा एक्सट्रीम डिस्टेंस पे। तो पॉइंट ए आपने यहाँ रखा और पॉइंट बी आपने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, यहाँ आपने एज्यूम कर लिया पॉइंट x और बच्चों यहाँ एज्यूम कर लिया मैंने पॉइंट y, क्योंकि मैं इस डायग्राम को WSB की स्टैंडर्ड शेप में लाने का काम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, अब ये जो कैपेसिटेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, a और x के बीच में। तो एक कैपेसिटर आपने लगा दिया बिटवीन a एंड x, एक x और y के बीच में कनेक्ट है, ये आपने कनेक्ट कर दिया x और y के बीच में। ये y और b के बीच में कनेक्ट है बच्चों, ये आपने कनेक्ट कर दिया y और b के बीच में। अच्छा बच्चों, ये a एंड y के बीच में कनेक्ट है, तो ये आपने कनेक्ट कर दिया एक a एंड y के बीच में। एंड ये बच्चों x और b के बीच में कनेक्ट है, तो ये हो गया बच्चों x और b के बीच में। ओके, नाउ अब हमारे पास में हमें ऐसा दिख रहा है कि मेरे पास में WSB की स्टैंडर्ड शेप आ गई। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है या नहीं। तो बच्चों 1 = 1, यानी कि ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ से ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, तो अगर हम लोग इस कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर दें, तो बच्चों इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ बच्चों, सीरीज में फॉर्मूला होता है अगर इक्वल है तो C/N, और N की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो ये हो गया C/2। सिमिलरली इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये भी आपको कितना मिल जाएगा, C/2। एंड C/2 बच्चों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल गया बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C/2 इन पैरेलल C1 प्लस C2, इट विल बी इक्वल टू C। यानी कि फाइनल जो मेरा कैपेसिटेंस होगा बिटवीन पॉइंट A एंड B ये किसके इक्वल होगा बच्चों, C के इक्वल होगा। आइए बच्चों WSB टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बच्चों ये जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया इसको मैंने एज्यूम किया A, और इस पॉइंट को मैंने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों, B एज्यूम कर लिया। ओके, इसका इक्विवेलेंट ये कैपेसिटेंस मैंने मान लिया 2 माइक्रोफेराड, इसको मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों 4 माइक्रोफेराड, इसको मैंने एज्यूम कर लिया 5 माइक्रोफेराड, इसको मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों 3 माइक्रोफेराड, और इसको मैंने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों 6 माइक्रोफेराड। ओके, अब मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। बच्चों अगर हम लोग इस डायग्राम को सिंपल तरीके से देखें तो हम लोग पता नहीं लगा पा रहे कि सीरीज में या फिर पैरेलल में। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस काउंट करूँ बच्चों कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कैपेसिटर्स हो गए। इसका मतलब मेरे माइंड में सबसे पहले यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि मैं यहाँ पे WSB अप्लाई करके देखूँ, WSB अप्लाई करके देखूँ। अब दूसरी बात बच्चों, तीसरी बात, अब WSB हम लोग तभी तो अप्लाई करेंगे जब हमारे सामने ये जो सर्किट होगा ये स्टैंडर्ड शेप में होगा, WSB की स्टैंडर्ड शेप में होगा। तो क्या बच्चों हम लोग इसको WSB की स्टैंडर्ड शेप में ला सकते हैं, क्या इसको हम लोग WSB के स्टैंडर्ड शेप में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये, अगर इस पॉइंट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, अगर इस पॉइंट को मैंने उठा के यहाँ से लेकर यहाँ रख दिया तो मेरी शेप कैसी बनेगी, आप देखिए बच्चों, ये जो कैपेसिटर एज इट इज़ रहेगा, पॉइंट ए मेरा यहाँ आ गया, तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों कैपेसिटर्स आपको मिल जाएंगे इस टाइप से। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बच्चों बी। तो जब आप इस ए को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो ये वाला मिल गया आपको 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड आपको मिल गया यहाँ पे, ये एज इट इज़ है आपका 5 माइक्रोफेराड बच्चों, ये एज इट इज़ मिल गया आपको 4 माइक्रोफेराड जो कि एज इट इज़ रखा हुआ है, और ये मिल गया मुझे 6 माइक्रोफेराड। यानी कि अब मेरे को मिल गई यहाँ पे WSB की स्टैंडर्ड शेप। और जब भी WSB की शेप मुझे मिलती है तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ C1/C2 इक्वल टू C3/C4, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो बच्चों चेक करते हैं यहाँ पे
2/4 इक्वल टू 3/6 होता है क्या? तो बच्चों यहाँ सॉल्व करिए इसको 1/2, इसको सॉल्व करिए 1/2, मतलब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 5 माइक्रोफैराड को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर इस 5 माइक्रोफैराड को हम लोग यहाँ से रिमूव करें तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में आ जाएंगे बच्चों, ये दोनों मुझे मिल गए सीरीज़ में, और ये नीचे वाले भी दोनों मुझे किस में मिल गए बच्चों, सीरीज़ में। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। ओके, अब मेरा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अब मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए बच्चों इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों, इसको आप इजीली पहचान सकते हो। लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था कि हम लोग कैसे पहचानते हैं। आप इजीली पहचान सकते हो कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते C/N, बट ये इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो जल्दी से हम लोग दो कैपेसिटर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। C इक्वलेंट का बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, C इक्वलेंट का फॉर्मूला सीरीज़ में अगर 2 कैपेसिटर्स है तो हम लोग फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई करते हैं, C1 C1 प्लस C2। यहाँ C1 कितना है बच्चों 2, C2 कितना है 4 अपॉन C1 प्लस C2 बच्चों कितना हो गया 2 + 4। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे मिल गया 8/6 एंड इट विल बी इक्वल टू 4/3 बच्चों। सिमिलरली ये 3 और 6 का जो इक्वलेंट मुझे मिलेगा मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 3 × 6 अपॉन 3 + 6 विल बी इक्वल टू 18/9 विल बी इक्वल टू 2, यानी कि इनका इक्वलेंट मुझे कितना मिल गया बच्चों 2 मिल गया। तो ये कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 4/3 माइक्रोफैराड और इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया बच्चों 2 माइक्रोफैराड। और अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों ये किस में आ गए, ये कैपेसिटर्स आपको मिल गए पैरेलल में। और पैरेलल में बच्चों C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 + C2। इसको सॉल्व कीजिए, 4/3 + 2 बच्चों एलसीएम कितना आ गया 3, ये मिल गया आपको 4, यहाँ से कितना मिल गया आपको 6, यानी कि 6 + 4 विल बी इक्वल टू 10/3, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बच्चों मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे 10/3 माइक्रोफैराड। हाँ तो बच्चों अभी हमने सीखा WSP टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा सर यहाँ पे अगर C1/C2 = C3/C4 नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर मेरा WSB का जो ब्रिज है वो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस का मतलब हुआ कि C1/C2 = C3/C4 है तो इसे हम लोग बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं हुआ, अगर मेरा C1/C2 = C3/C4 नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, तो बच्चों उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास में बचता है कि हम लोग उस इक्वेशन को, उस सर्किट को KVL से या फिर KCL से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग किरचॉफ लॉ वहाँ पे काम में लेते हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चों KVL और KCL का हम लोग अलग लेक्चर बनाएंगे एक पूरा, और उस अलग लेक्चर में हम लोग बहुत सारे उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं टाइप नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो बच्चों टाइप नंबर 5 जो अपना होगा इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं टाइप नंबर 5 में? टाइप नंबर 5 में हमें क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों सिमेट्रिक टाइप क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक टाइप क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिसिटी से किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिसिटी से मतलब, अगर सिमेट्री का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मेरे पास में कोई सर्किट है, अगर हम लोग उस सर्किट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट मेरे को एकदम आइडेंटिकल मिलने चाहिए, दोनों एज इट इज मिलने चाहिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सर्किट। ठीक है, अच्छा बच्चों सिमेट्रिसिटी की कुछ खासियत होती है। यहाँ पे सबसे पहली तो हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिक, या फिर आप कह सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। पहला रूल ये है बच्चों कि अगर आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है, यानी जिसके अबाउट वो सर्किट सिमेट्री होगा, या अगर आपको देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑलवेज हमेशा कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज होता है वो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकंड बात आपको क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि पॉइंट्स ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर आप कह सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एट इक्वल पोटेंशियल। वो पॉइंट हमेशा किस पे होते हैं बच्चों, वो पॉइंट्स हमेशा इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं। मतलब
जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे या प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो कितना होता है, हमेशा इक्वल होता है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना कि पोटेंशियल हम लोग हमेशा कहाँ देखेंगे बच्चों, नोड का पोटेंशियल हम लोग इक्वल करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, नोड का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नंबर 3। अब बच्चों जो इक्वल पोटेंशियल के जो पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, इक्वल पोटेंशियल के जो पॉइंट्स होते हैं, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इनको हम लोग या तो क्या करेंगे, या तो हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट भी कर सकते हैं बच्चों। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमारे पास में सिचुएशन क्या है। अगर कनेक्ट करने पे मेरी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है तो मैं कनेक्ट करूँगा, और अगर सेपरेट करने पे क्वेश्चन मेरा ईजी बन रहा है, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कब हम लोग कनेक्ट करें और कब हम लोग क्या करें, इसको सेपरेट करें। ओके, तो बच्चों देखो सिंपल सा मेरे पास में एक एग्जांपल लिया मैंने। ये क्वेश्चन हमने बच्चों कल किया था लास्ट लेक्चर में। इस टाइप से मुझे कोई सर्किट गिवन है, ये पॉइंट आपने एज्यूम किया ए और इस पॉइंट को आपने एज्यूम किया बच्चों बी। ओके, ये कैपेसिटर आपने एज्यूम कर लिया सी, ये भी सी और ये भी सी। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया था बच्चों, ये सी और सी सीरीज में हो गया C/2, ये सी और सी सीरीज में हो गया C/2, एंड फिर दोनों आपको किस में मिल गए थे बच्चों, पैरेलल में। C/2 + C/2 कितना मिल गया था मुझे, C, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन को अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सिमेट्रिसिटी हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी बैटरी को अज्यूम करूँ, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में किसी बैटरी को अज्यूम किया बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और ये चार्ज यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैंने कहा आपको कि हमेशा जो सिमेट्रिक जो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो हमेशा चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको देखना है। तो बच्चों चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपको ऐसा प्लेन देखना है जिसके अबाउट ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिक है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक प्लेन ड्रॉ करूँ बच्चों, तो आप देखिए इस प्लेन के इस तरफ कितने कैपेसिटर्स हैं, 2, इस प्लेन के इस तरफ कितने कैपेसिटर्स हैं, 2। यानी कि इस प्लेन के अबाउट ये जो सर्किट है ये क्या, बच्चों बैटरी को नहीं देखना है, बैटरी को हमने अज्यूम किया है, ये सर्किट में गिवन नहीं है, ठीक है। इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के दोनों तरफ आपको एकदम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मिल रहे हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर इस प्लेन के अबाउट में इस वाले कैपेसिटर को यहाँ से फोल्ड कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूँ, तो क्या मेरे जो कैपेसिटर्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि सिमेट्रिक लाइन वो लाइन होती है जिसके अबाउट सर्किट को फोल्ड करने पे कैपेसिटर्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दोनों तरफ कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैंने आपको कहा कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों वो इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे सर्किट में एक पॉइंट अज्यूम किया 1 और एक पॉइंट मैंने अज्यूम किया यहाँ पे 2, ये दोनों पॉइंट बच्चों इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, ओके। अब मैंने आपको कहा कि ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं और इन्हें हम लोग कनेक्ट यानी कंबाइन भी कर सकते हैं। बच्चों सेपरेट तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो क्या इससे मेरे सर्किट के जो मेरा आंसर आया था C = C, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। ये पॉइंट नंबर 1 और 2 यहाँ कनेक्ट हो गए और ये जो मेरे कैपेसिटर्स हैं बच्चों यहाँ पे मैंने इन दोनों को एज इट इज़ रखा हुआ, ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, ये C हो गया, ये C हो गया, ओके। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग पहले इन दोनों को देखें तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए मेरे पैरेलल में। तो पैरेलल में आगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, C + C विल बी इक्वल टू 2C। ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये भी दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2C हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये C और ये 2C और 2C दोनों किस में है, सीरीज में है। तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा कितना आ गया बच्चों, C/N, यानी कि 2C/N कितना है, 2 यानी कि C। तो क्या मेरे आंसर में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। अगर मैं सर्किट को सिमेट्री वाली कंसेप्ट से भी सॉल्व करता हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आता है।
ठीक है, तो ये हमने बेसिक पढ़ा किसके बारे में बच्चों, सिमेट्रिक कंसेप्ट के बारे में। आइए बच्चों सिमेट्रिसिटी पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एज इट इज क्वेश्चन है। सर्किट हमें गिवन है बच्चों को इस टाइप से, इस पॉइंट को मैंने अज्यूम किया बच्चों ए, और इस पॉइंट को हमने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे बी। ओके, एक ईच कैपेसिटेंस बच्चों आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ कैपिटल सी आपने अज्यूम कर लिया। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, अब बच्चों हम लोग इस सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रिक है मेरे पास, मैं इसको सिमेट्रिक वाले तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको सिमेट्रिक वाले तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ ए और बी के बीच में मैंने एक बैटरी को अज्यूम किया, ठीक है। यहाँ से चार्ज एंटर होगा, यहाँ से चार्ज बाहर निकलेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन तो ये वाली होगी ना बच्चों, कैसे भी चार्ज घूम फिर के आएगा तो ऐसे ही, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या किया बच्चों, एक प्लेन ड्रॉ किया। तो ये जो मेरा प्लेन होगा, ये जो मेरी लाइन होगी, इसे हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। सही है बात, सही बात बच्चों। अब लाइन ऑफ सिमेट्री में मेरे जितने भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जो नोड होती है उस नोड पे जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड होती है या जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मेरा इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर, इस वायर को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वायर कहाँ लाई कर रहा है, ये वायर लाई कर रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री पे, और लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर लाई करता है तो हम लोग हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इस कनेक्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया तो मुझे सर्किट मिल गया कुछ इस टाइप से। ओके, अब बच्चों देखिए, अब मेरे लिए शायद ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ये कैपेसिटर कितना हुआ, सी 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 एंड सी। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो दोनों मेरे कैपेसिटर्स हैं बच्चों, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में कोई भी एक वायर या कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, C/2। एज इट इज़ ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये भी किस में है, सीरीज में है, तो इनका भी इक्विवेलेंट मुझे कितना मिल गया, C/2। तो बच्चों हम लोग ड्रॉ करते हैं जल्दी से इसका नेक्स्ट डायग्राम। ये मुझे मिल गया C/2, पॉइंट A पॉइंट B। ये जो कैपेसिटर है बच्चों एज इट इज़ है C, इस कैपेसिटर को हमने एज इट इज़ रखा C, और ये जो मेरा कैपेसिटर है ये भी एज इट इज़ हो गया बच्चों C। ये जो इनका जो इक्विवेलेंट मुझे मिला, ये मुझे मिल गया यहाँ पे C/2। गॉट इट। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेरा जो सर्किट डायग्राम बनने वाला है बच्चों, ये बनने वाला है कुछ इस टाइप में। ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट आपने एज्यूम किया B। ये C आपको एज इट इज़ रखा मैंने। C एंड C/2 बच्चों ये पैरेलल में है। पैरेलल में C इक्वलेंट इक्वल टू C प्लस C/2, C प्लस C/2 विल बी इक्वल टू 3C/2। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई 3C/2, और ये मेरा एज इट इज़ रखा हुआ यहाँ पे C, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया C/2। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये तीनों किस में मेरे बच्चों, सीरीज़ में हैं। ये तीनों मेरे किस में हो गए बच्चों, सीरीज़ में। तो अगर हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस ये मुझे मिल गया 2/3C प्लस यहाँ मुझे कितना मिल गया बच्चों 1/C। एलसीएम कितना आ गया 3C। तो ये मुझे मिल गया 3 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू 8/3C। 8/3C यानी कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो मुझे कितना मिल गया बच्चों 8/3C। तो ये मुझे मिल गया 8/3C, एंड ये जो C/2 है बच्चों ये मैंने एज इट इज़ रखा यहाँ पे। और आप फाइनल देख सकते हैं कि ये जो दोनों कैपेसिटर्स है ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए पैरेलल में। तो पैरेलल में हम लोग C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करेंगे, 8/3C प्लस C/2। हम लोग इसको सॉल्व करें। एलसीएम आ गया बच्चों 16 प्लस इट विल बी इक्वल टू 3
इट विल बी इक्वल टू 19C/6, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे 19C/6। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग टाइप नंबर 6। आइए बच्चों सॉल्व करें हम लोग टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 में मेरे पास में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टाइप नंबर 6 में मैं आपको बोलने वाला हूँ, इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि डिपेंडेंट होंगे किस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, जिसमें आपको प्लेट्स का जो एरिया है बच्चों, प्लेट का जो एरिया गिवन है, ईच प्लेट का एरिया इक्वल है बच्चों, कितना है कैपिटल ए। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको कितना गिवन है बच्चों, सेपरेशन आपको गिवन है कितना हो गया स्मॉल डी। ओके, आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको डायग्राम कुछ इस टाइप से गिवन है बच्चों, ये इस टाइप से मुझे कोई क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे मेरे पास में ये वाला पॉइंट हो गया ए एंड ये वाला पॉइंट हो गया बी। ये जो मुझे गिवन है बच्चों, ये प्लेट्स गिवन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स गिवन है। ओके, अब मुझे दोनों प्लेट्स का, हर प्लेट का जो एरिया है वो इक्वल है और दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है डी। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच में गैट्री को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है बच्चों, उस पर कैसा चार्ज आपने अज्यूम किया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉइंट बी को आपने कैसा चार्ज अज्यूम कर लिया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखें कि जो प्लेट मेरी पॉइंट ए से कनेक्ट है, उस प्लेट पे ईच साइड दोनों तरफ कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो यानी कि इस प्लेट के इस तरफ भी कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ भी कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ओके, एज इट इज़ ये वाली प्लेट भी पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो इसके भी दोनों तरफ कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट। अब हम लोग बात करें इस प्लेट बी की। अब ये जो प्लेट है ये बी से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो दोनों तरफ इक्वल चार्ज आएगा। नेगेटिव है तो बच्चों दोनों तरफ कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी दोनों तरफ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब मुझे बच्चों एक कंसेप्ट पता है कि मेरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों, वो हमेशा एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट से बनता है। कैसे बनता है, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट से। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव। अगर दोनों प्लेट्स पॉजिटिव है या दोनों प्लेट्स नेगेटिव है तो कैपेसिटर कभी नहीं बनेगा। एक सिंगल कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं, क्या ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, क्या ये कैपेसिटर बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो ये कैपेसिटर मेरा बन गया कैपेसिटर नंबर 1, दिस वन। ठीक है, चलिए ये वाला नेगेटिव और ये वाला कैसा हुआ, पॉजिटिव प्लेट, मतलब ये भी कैपेसिटर बन सकता है। ये बन गया मेरा कैपेसिटर नंबर 2। चलिए बच्चों चेक करें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी मेरा कैपेसिटर बन सकता है। मतलब कितने कैपेसिटर्स हो गए बच्चों, 3। तो यहाँ पे 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में है। तो बच्चों इसको चेक करने के लिए हमने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया ए और दूसरा पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया बी। इसके अलावा मुझे कोई और एक्स्ट्रा प्लेट नहीं मिल रही जिसको हम लोग अज्यूम करें सी। कोई प्लेट नहीं मिल रही, 2 ही प्लेट हैं, ए और बी। चलो बच्चों ये वाली जो प्लेट है ये किसकी है, ए की, और ये जो प्लेट है ये किसकी है, बी की। यानी कि एक कैपेसिटर मुझे मिल गया यहाँ पे ए और बी के बीच में, तो ये मैंने लगा दिया ए और बी के बीच में। ओके, इसका कैपेसिटेंस सी। अच्छा, इस कैपेसिटर की बात करें, ये प्लेट किसकी है, ये प्लेट है बच्चों बी की, और ये जो प्लेट है बच्चों ये ए की है। तो एक दूसरा हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, जो प्लेट्स जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वहाँ दोनों पॉइंट्स के प्लेट्स को लगा दीजिए आप, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड कैपेसिटर की बात करें बच्चों, ये जो पॉजिटिव है, मतलब ये जो प्लेट है ये किसकी है, ए की, और ये जो प्लेट है ये किसकी है बच्चों, बी की। तो यानी कि इसको बी से कनेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि यहाँ पे जो तीनों कैपेसिटर्स होंगे मेरे, ये तीनों कैपेसिटर्स किस में होंगे बच्चों, किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो पैरेलल में बच्चों सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी प्लस सी विल बी इक्वल टू 3C। एंड आपको पता है कि एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस पूरे प्लेट्स का जो नेट कैपेसिटेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। गॉट इट। बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक मेरे पास में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये ट्रिक कब वैलिड है, अल्टरनेट प्लेट्स के लिए। बच्चों ध्यान रखना,
ये ट्रिक किसके लिए वैलिड है बच्चों? अल्टरनेट प्लेट्स के लिए, यानी कि जो मेरी प्लेट्स है वो अल्टरनेट कनेक्टेड हैं, पहले ए की फिर बी की फिर ए की फिर बी की, इस टाइप से, ठीक है। उस केस में हम लोग सी नेट की वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं n-1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। अगर प्लेट्स मेरी अल्टरनेट कनेक्टेड है तो मैं जल्दी से चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करूँगा n-1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और बच्चों यहाँ पे जो n होता है इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स। एन को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्लेट्स। बच्चों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 - 1 इक्वल टू 3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, चलिए बच्चों इस पर इक्वेशन और ट्राई करते हैं हम लोग। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बच्चों डायग्राम हमें कुछ इस टाइप से गिवन है। इस पॉइंट की, इस प्लेट को मैंने अज्यूम किया ए एंड इस प्लेट को मैंने अज्यूम किया बी। दोनों प्लेट्स का एरिया, हर प्लेट का एरिया इक्वल है कैपिटल ए, और सेपरेशन आपको गिवन है स्मॉल डी। आपको कैपेसिटेंस कितना होगा नेट ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए को हमने कैसे अज्यूम कर लिया बच्चों? पॉजिटिव, और पॉइंट बी को आपने किसने अज्यूम कर लिया? नेगेटिव। अब मैंने कहा कि जो मेरा प्लेट अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो दोनों तरफ इक्वल चार्ज आएगा। तो क्या बच्चों ये वाली जो प्लेट है ये ए से कनेक्टेड है? बिल्कुल है, तो यहाँ दोनों तरफ कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये प्लेट बी से कनेक्टेड है? बिल्कुल है, तो यहाँ बच्चों कैसा चार्ज आ गया? यहाँ आ गया बच्चों दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या ये वाली जो प्लेट है क्या वो ए से कनेक्टेड है? नहीं। क्या वो बी से कनेक्टेड है? नहीं। इसका मतलब ये एक नई प्लेट है और उसको हम लोग कितना अज्यूम कर ले? इस प्लेट को मैंने नाम दे दिया बच्चों एक्स। इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्लेट को एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है बच्चों इंडक्शन का कंसेप्ट। क्या अप्लाई करने वाला हूँ मैं? कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो मेरी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के इस सरफेस पे कैसा चार्ज आने वाला है बच्चों? माइनस, और इसके अपोजिट सरफेस पे कैसा चार्ज आने वाला है बच्चों? प्लस। आपको पता है कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन। कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव प्लेट है, अगर हम लोग इस प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट लाएं तो कंडक्टिंग प्लेट है तो इसकी इनर सरफेस पे माइनस चार्ज आता है और आउटर सरफेस पे एज इट इज प्लस क्यू चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आएगा। अगर हम लोग इस प्लेट की बात करें तो ड्यू टू दिस माइनस चार्ज यहाँ कैसा चार्ज आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसकी इस सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। ओके, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक प्लेट है और ये वाली प्लेट है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या ये कैपेसिटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, एक प्लस और एक माइनस। बच्चों यहाँ देखिए ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। क्या ये भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक कैपेसिटर बन सकता है प्लस और माइनस के बीच में। क्या ये माइनस और ये प्लस, क्या ये कैपेसिटर बन सकता है? हाँ ये भी एक कैपेसिटर बन सकता है पॉइंट प्लेट नंबर बी और प्लेट नंबर एक्स के बीच में। ओके, अब मैं इस सर्किट को वापस रीअरेंज करता हूँ। मैंने आपको तरीका बताया था कि इस पॉइंट ए को मैंने रख दिया यहाँ पे और पॉइंट बी को मैंने रख दिया बच्चों यहाँ पे, इस टाइप से। ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्लेट किसकी है? ए की, और ये प्लेट किसकी? एक्स की। अब एक एक्स नई प्लेट मिल गई तो यहाँ पे बीच में मैंने अज्यूम कर लिया एक प्लेट एक्स, ठीक है। अब एक कैपेसिटर आपको कनेक्ट करना है ए और एक्स के बीच में, तो एक कैपेसिटर आपने लगा दिया बच्चों ए और एक्स के बीच में। ये प्लेट किसकी है बच्चों? एक्स की, और ये प्लेट किसकी है? बी की। मतलब एक कैपेसिटर आपने किसके बीच में कनेक्ट कर दिया बच्चों? एक्स और बी के बीच में। ओके, ये प्लेट किसकी है बच्चों? ये प्लेट है बी की, और ये प्लेट किसकी है बच्चों? एक्स की। तो यानी कि एक कैपेसिटर आपने और लगा दिया एक्स और बी के बीच में, यानी कि आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। ये जो दोनों कैपेसिटर्स है बच्चों, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, और 2C और ये C वापस किस में आ गए? सीरीज़ में। और सीरीज़ में हम लोग जल्दी से C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, C1 × C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनल मेरा आंसर मिल रहा है यहाँ पे 2C/3, यानी कि यहाँ पे C नेट की वैल्यू मेरी कितनी हो सकती है बच्चों? 2/3, और C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। आइए बच्चों जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग लेवल को अपना ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं बच्चों। गिवन है मुझे ये वाली जो प्लेट है ये गिवन है ए, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक प्लेट मैंने अज्यूम कर ली बच्चों इस टाइप से बी, ठीक है।
ए है और ये वाली प्लेट कैसी है बच्चों बी, और ये डिफरेंट प्लेट्स आपको गिवन है। तो हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं बच्चों। इस प्लेट को मैंने कितना अज्यूम कर लिया एक्स, और इस प्लेट को मैंने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों वाई। ये पॉइंट इसको मैंने अज्यूम किया प्लस, और इसको मैंने कैसे अज्यूम कर लिया माइनस। अगर पॉइंट ए से कनेक्टेड है तो मुझे दोनों तरफ इक्वल चार्ज लेके आना है प्लस, अगर पॉइंट बी से कनेक्ट है तो इक्वल चार्ज लेके आना है बच्चों माइनस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्लेट्स की ओर। बच्चों ये प्लस ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट्स के अंदर कैसा आएगा बच्चों माइनस, और यहाँ कैसा आएगा बच्चों प्लस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ ड्यू टू पॉजिटिव साइन इस प्लेट की इस फेस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों माइनस, और इस फेस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों प्लस। अब आते हैं इस प्लेट पे, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ कैसा चार्ज आएगा माइनस, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा बच्चों प्लस। ठीक है, अब ड्यू टू दिस चार्ज बच्चों यहाँ पे कैसा चार्ज आने वाला है माइनस, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों प्लस। आया कुछ समझ में? अब हम लोग देखते हैं कि हमारे दोनों प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या नहीं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो कैपेसिटर बनेगा, अगर दोनों का पॉजिटिव चार्ज है या दोनों का नेगेटिव चार्ज है तो कैपेसिटर नहीं बनेगा। बच्चों क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्लस और माइनस है? एक कैपेसिटर मेरा यहाँ बन गया, ये प्लस और माइनस, दूसरा कैपेसिटर मेरा यहाँ बन गया, प्लस और माइनस, तीसरा कैपेसिटर मेरा यहाँ बन गया, प्लस और माइनस, चौथा कैपेसिटर मेरा यहाँ बन गया, प्लस और माइनस, पांचवा कैपेसिटर मेरा यहाँ बन गया। अगर बच्चों इक्वल साइन आ रहा है तो उस कैपेसिटर को हम लोग कभी काउंट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने अज्यूम किया पॉइंट ए, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट बी। अब मेरे पास में दो प्लेट्स एक्स्ट्रा मिल गई एक्स और वाई, तो इनके बीच में बच्चों ध्यान रखना जो आपको एक्स्ट्रा प्लेट्स मिलती है वो हमेशा आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अज्यूम करें। तो इसको आपने अज्यूम कर लिया एक्स और इसको आपने अज्यूम कर लिया वाई। अब देखिए ये जो प्लेट है ये पॉइंट ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो बच्चों एक कैपेसिटर हो गया ए और एक्स के बीच में। बच्चों एक्स और ये वाई, तो एक्स और वाई के बीच में दूसरा कैपेसिटर। बच्चों वाई और एक्स यानी कि वाई और एक्स के बीच में एक और कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। बच्चों एक्स और वाई के बीच में एक और कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। बच्चों वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर मैंने यहाँ लगा दिया। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये मेरा सी एज इट इज़, सी प्लस सी बच्चों पैरेलल में हो गया, कितना हो गया 3C, एंड ये मेरा सी एज इट इज़ हो गया। नाउ ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों ये किस में आ गए मेरे, ये तीनों कैपेसिटर्स आ गए मेरे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हम लोग जल्दी से 1/C इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 3C, 1 + 3 विल बी इक्वल टू 7/3C, एंड C इक्वल टू बच्चों 3C/7। 3C/7 विल बी इक्वल टू 3/7 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि यहाँ से C इक्वलेंट की वैल्यू मुझे कितनी बनने वाली है 3/7 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चों चुटकियों में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ में। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7, जिसमें हम लोग दो प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे कि नेट कैपेसिटेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बच्चों एक कंसेप्ट आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि अगर सपोज करो मेरे पास में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर प्लेट्स का एरिया हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों A, और सेपरेशन आपने कितना अज्यूम कर लिया D। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने किसी मीडियम को इंसर्ट कर दिया तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और K होता है उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे गिवन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों यहाँ पे मुझे गिवन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इनकी दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया आपने कितना अज्यूम कर लिया A, और सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों D। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बच्चों मिड पॉइंट से हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया। ये वाला जो मीडियम है इसका परमिटिविटी आपने अज्यूम कर लिया K1, और इस मीडियम की परमिटिविटी को आपने कितना अज्यूम कर लिया K2। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एरिया डिवाइड हो रहा है या सेपरेशन डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, अगर आप देखिए अगर एरिया डिवाइड हो रहा है मतलब अगर सेपरेशन सेम है, अगर सेपरेशन सेम है और एरिया डिवाइड हो रहा है, तो दोनों कैपेसिटर्स बच्चों ऑलवेज किस में होंगे, पैरेलल में। ऑलवेज किस में होंगे बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, अगर आपका एरिया सेम है बच्चों,
अगर आपका एरिया इक्वल है एंड सेपरेशन डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो दोनों कैपेसिटर्स हमेशा किस में होंगे, सीरीज में होंगे। इतना सा ट्रिक ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो कैपेसिटर बन रहा है बच्चों, सेपरेशन कितना है, डी। एक कैपेसिटर ये वाला बन रहा है, सेपरेशन कितना है, डी। इसका मतलब सेपरेशन तो यहाँ पे सेम है। अच्छा, प्लेट्स के एरिया की बात करें हम लोग बच्चों, प्लेट्स इस तरीके से आपकी है ना, ये वाली, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो एरिया है ना बच्चों, प्लेट्स का एरिया, वो क्या हो गया, जस्ट यहाँ पे हाफ हो गया। आप देखिए, ये एरिया और ये एरिया, मतलब प्लेट्स का जो एरिया ए था उसको हमने डिवाइड कर दिया, एरिया डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ एरिया कितना रह गया बच्चों इस प्लेट का, a/2, और इसका भी एरिया कितना रह गया, a/2। बट सेपरेशन में कोई फ़र्क पड़ा क्या, सेपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी सेपरेशन कितना था, d, और अब जो दो नए कैपेसिटर्स बन रहे हैं अब भी सेपरेशन कितना है, d। इसका मतलब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं बच्चों, ये जो दोनों कैपेसिटर्स किस में होंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पे आपने दो कैपेसिटर्स अज्यूम कर लिए बच्चों, C1 एंड C2, और ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अगर हम लोग C1 की बात करें तो C1 मुझे मिलने वाला है यहाँ पे ε0 A/d। बट बच्चों यहाँ पे एरिया कितना है, a/2, तो a की जगह हम लोग पुट करने वाले हैं a/2। और दूसरी बात, अगर आप मीडियम इंसर्ट करते हो तो उस मीडियम की परमिटिविटी से आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ओके। सिमिलरली अगर हम लोग C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो बच्चों ये मुझे मिल जाएगा K2 ε0 A/2d। अब दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो किस में बच्चों, पैरेलल में है। तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें, ε0 A/2d को हमने कॉमन लिया बच्चों, फाइनल आंसर मुझे मिल गया ε0 A/2d इन ब्रैकेट K1 प्लस K2। चलिए बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में ये मैंने अज्यूम की प्लेट ए और ये वाली मैंने अज्यूम की बच्चों प्लेट बी, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपने कितना अज्यूम किया, डी, और प्लेट्स का एरिया आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, कैपिटल ए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे मीडियम को कुछ इस टाइप से इंसर्ट किया बच्चों। ये वाला जो मीडियम है बच्चों, ये मैंने कितना अज्यूम कर लिया, K1, और इस मीडियम को मैंने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, K2, ओके। पहले वाला जो मेरा कैपेसिटर है बच्चों, उसका सेपरेशन D था एंड एरिया A था। अब मुझे ये देखना है कि जब मैंने मीडियम को इंसर्ट किया तो जो मेरे दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं उन कैपेसिटर्स का एरिया डिवाइड हो रहा है या सेपरेशन डिवाइड हो रहा है। बच्चों यहाँ देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका सेपरेशन कितना रह गया बच्चों, d/2, और ये भी सेपरेशन कितना है, d/2। अगर हम लोग यहाँ पे दो कैपेसिटर्स को अज्यूम करें बच्चों, तो एक कैपेसिटर मेरे को यहाँ मिल गया जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, और दूसरा यहाँ मिल गया। अगर हम लोग प्लेट के एरिया की बात करें, एरिया तो एज इट इज़ है, ये प्लेट्स का एरिया जो है बच्चों ये तो एज इट इज़ है ना, आप इस लेंथ को इसका एरिया कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ है आपका, बट सेपरेशन आपका कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया। और आपको पता है कि जब एरिया सेम रहेगा और सेपरेशन हाफ होगा तो कैपेसिटर्स किस में हो जाएंगे बच्चों, कैपेसिटर्स आपके हो जाएंगे सीरीज़ में। यानी कि यहाँ पे हम लोग दो कैपेसिटर्स को अज्यूम कर सकते हैं, C1 एंड C2, और ये जो दोनों कैपेसिटर्स होंगे बच्चों ये किस में हो जाएंगे, ये होंगे सीरीज़ में, ठीक है। अगर हम लोग C1 की वैल्यू लिखें बच्चों, C1 = ε0 A/d। अब हम लोग देखें यहाँ पे कि इस केस में d कितना रह गया बच्चों, d/2, तो d को हम लोग लिखेंगे d/2। और मैंने कहा जब भी हम लोग मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो हमेशा ε0 किससे मल्टीप्लाई होता है, K1 से। यानी कि C1 मुझे मिल गया 2K1 ε0 A/d। एज इट इज़ हम लोग C2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये मुझे मिल जाएगा 2K2 ε0 A/d, ओके। अब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हो गए बच्चों, सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में 1/C net = 1/C1 + 1/C2। जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1/C net विल बी इक्वल टू बच्चों 1/C1, 1/C1, तो d/ε0 A, d/2 ε0 A आपने कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे ये मुझे मिल गया 1/K1 + 1/K2। तो 1/C net, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/C net = d/2 ε0। एलसीएम बच्चों आ गया हमारे पास में K1 K2, एंड यहाँ मुझे मिल गया K1 + K2। और फाइनली जब हम लोग C की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल आंसर आता है बच्चों 2/0 A/d, K1 K2/K1 + K2। आइए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर।
इसी टाइप के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग और करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन गिवन है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में एज इट इज़ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सेपरेशन कितना है बच्चों D एंड एरिया कितना है A। अब मैंने मीडियम कुछ इस टाइप से इंसर्ट किया बच्चों, यहाँ पे ये कंप्लीट मीडियम मैंने एज्यूम कर लिया K1, इस कंप्लीट मीडियम को मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों K1 एंड यहाँ पे इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मैंने K2 एज्यूम किया और इसको मैंने K3 एज्यूम कर लिया। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने एज्यूम किया A और इस पॉइंट को मैंने एज्यूम किया बच्चों B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा ये डिवाइड हो गया, यहाँ से मीडियम डिवाइड हो गया, ठीक है। इस एरिया को हमने एज्यूम कर लिया बच्चों A/2 और इसको भी मैंने एज्यूम कर लिया A/2। बच्चों यहाँ पे मेरा एरिया भी डिवाइड हो रहा है और सेपरेशन भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास में जो कैपेसिटर्स होंगे वो सीरीज़ में भी होंगे और कुछ पैरेलल में भी होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे कंबाइंड कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर इसके ऊपर बन गया और एक सिंगल कैपेसिटर हमको इसको नीचे एज्यूम कर लें, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला हम लोग सिंगल कैपेसिटर एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, ऊपर वाला तो आपने एज इट इज एज्यूम कर लिया C1। अब बच्चों जब नीचे वाला हम लोग सिंगल एज्यूम करें तो ऊपर वाले और नीचे वाले का एरिया इक्वल है, देखिए बच्चों, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो होंगे तो दोनों पैरेलल में। अब अगर हम लोग नीचे वाले कैपेसिटर्स की बात करें तो इसमें सेपरेशन भी डिवाइड हो गया बच्चों। यहाँ पे ये सेपरेशन कितना हुआ D/2 और यहाँ भी कितना हो गया D/2। मतलब नीचे वाले दोनों कैपेसिटर्स किस में हो जाएंगे, मेरे पास में सीरीज़ में हो जाएंगे। बच्चों समझ पा रहे हैं आप, एक कैपेसिटर ये हो गया, इसके पैरेलल में नीचे वाला होगा, बट नीचे वाले में आप देखिए कि दोनों प्लेट का एरिया तो इक्वल है बट सेपरेशन हाफ हो गया, मतलब नीचे वाले सीरीज़ में डिवाइड हो गए। इसको मैंने एज्यूम कर लिया C2, इसको मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों C3। अब C1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 इक्वल टू ε0 A/D, बट एरिया कितना है बच्चों A/2 एंड मीडियम कितना है K1। गॉट इट। अगर C2 के लिए हम लोग लिखें C2 इक्वल टू ε0 A/D, बच्चों एरिया कितना है A/2 एंड सेपरेशन भी कितना है D/2 और ये K2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एज इट इज C3 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों K3 ε0 A/D। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकालने वाले हैं और उसको हम लोग इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए और हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे KVL और KCL। मेरे पास में जो लास्ट हथियार है बच्चों क्वेश्चन को करने का, जब मेरी सारी ट्रिक्स मेरी जब फेल हो जाती है तो हम लोग एक कंसेप्ट काम में लेते हैं वहाँ पे KVL एंड KCL। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं KVL KCL।